गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेथड ऑफ वेज पेमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इंसेंटिव और लास्ट में हम इंसेंटिव और बोनस में डिफरेंस देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो मेथड है वेज प्लान का वो है टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वेजेस आर बेस्ड ऑन द टाइम। मीन्स कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस सिस्टम के अंदर जो वेज दी जाती है वर्कर्स को वो टाइम की बेस पे दी जाती है। टाइम मीन्स जैसे डेली बेसिस पे दी जाती है, वीकली बेसिस पे दी जाती है, मंथली बेसिस पे दी जाती है और आवरली बेसिस पे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई 8 घंटे काम कर रहा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट दिया जा रहा है। या फिर कुछ फैक्ट्रीज़ और कुछ इंडस्ट्रीज़ में कोई मंथली काम करता है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है और कुछ इंडस्ट्रीज़ में डेली बेसिस पे दिया जाता है। तो ये हो गए टाइम बेस्ड वेज। ठीक है, इसमें कहीं पे भी वर्क की क्वांटिटी पे कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे कि अगर सपोज़ कीजिए एक वर्कर है, उसने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस की है 1 घंटे में और दूसरे वर्कर ने 5 यूनिट्स प्रोड्यूस किए 1 घंटे में, तो वो मैटर नहीं करता। उनको 1 घंटे के अकॉर्डिंग भुगतान किया जा रहा है, वेज दी जा रही है। ठीक है, उसमें क्वांटिटी ऑफ वर्क कहीं पे भी मैटर नहीं करी कि किसने कितना प्रोडक्शन दिया है। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस भी हैं कुछ और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। दिस मेथड इज सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। दिस मेथड इज सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू मेक वेज कैलकुलेशन, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि हम वर्कर को मंथली बेस पे देंगे, तो उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। वो कितना भी प्रोडक्शन करे, एफिशिएंसी कितनी भी हो, हम उसे मंथ के एंड पे भुगतान कर देंगे। ठीक है, या डेली बेसिस पे है तो जैसे आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन होता है घर में, तो हम मजदूर रखते हैं तो उसे हम डेली बेसिस में जैसे एक दिन का 400 रुपीज़, तो जैसे ही पूरा दिन ख़त्म होगा हम उसे 400 रुपये दे देंगे। अब वो मैटर नहीं करता उसने कितना काम किया। ठीक है, इट इज़ श्योर मिनिमम फिक्स्ड इनकम टू द वर्कर इवन दो हिज एफिशिएंसी इज रिड्यूस्ड टेम्पररली बाय सिकनेस और एक्सीडेंट। देखिए, अगर कोई वर्कर इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में बीमारी होने के कारण काम नहीं कर पा रहा तो भी उसकी वेज पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है टाइम रेट सिस्टम, ये कहीं ना कहीं इंश्योर करता है कि आपको न्यूनतम भुगतान दिया जाएगा, यानी मिनिमम वेज ज़रूर दी जाएगी। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो वर्कर होते हैं उनके अंदर मोटिवेशन भी आता है कि चलो वो बीमार हो गए, उनको भी पता है कि हमारा लॉस हुआ, बट जब वो ठीक हो जाएंगे तो वो अपना 2 टाइम्स मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम में जहाँ पे सिक्योरिटी देते हैं हम एम्प्लॉय को, वहाँ पे एम्प्लॉय भी कोशिश करता है कि वो प्रोडक्टिविटी दे। नेक्स्ट है द सर्टेनिटी ऑफ इनकम हेल्प्स टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर इन हिज वर्क, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी इंटरेस्ट होगा वर्कर का वो बना रहेगा काम में। नेक्स्ट है द वर्कर इज़ अलाउड टू टेक हिज ओन टाइम टू कंप्लीट द वर्क, देयर इज़ नो हरी, देयर इज़ नो हरी एंड दिस हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क। तो वर्कर कहीं ना कहीं पूरा टाइम देता है अपना काम को कंप्लीट करने के लिए और किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं होती। जैसे सपोज़ कीजिए कुछ काम होते हैं, अगर उसे 10 के 12 मिनट लग गए तो उसको किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है वर्कर को, क्योंकि उसे पता है कि टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो मैं अपना काम, अगर कोई स्लो है तो मैं 10 के 12 मिनट में अपने काम को कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, दिस सिस्टम ऑल्सो इंश्योर अ केयरफुल हैंडलिंग ऑफ एक्सपेंसिव मशीन्स एंड टूल्स। कहीं ना कहीं ये सिस्टम इंश्योर करता है कि जो भी मशीन्स हैं, जो भी टूल्स हैं, उनको अच्छे से कैरी किया जाए। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस है देयर इज़ नो इंड्यूसमेंट फॉर द वर्कर्स टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी एंड स्किल्स। डिसएडवांटेजेस ये है कि बिल्कुल भी किसी भी तरह का वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और उनकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए
ज़्यादा मेहनत नहीं की जाती। इसका रीज़न क्या है? अब वर्कर्स को मंथ के अकॉर्डिंग मतलब उनकी वेज फिक्स है, तो वर्कर्स भी क्या रहते हैं, थोड़े से कैजुअल रहते हैं कि चलो हमें मंथ के एंड में 4,000 5,000 तो मिलेगा ही, तो हम क्यों ज़्यादा मेहनत करें। कई बार ये थॉट भी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो वेज है वो अकॉर्डिंग टू द आवर्स ऑफ वर्क है, विदाउट कंसिडरिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द वर्क डन। मतलब कि अगर एक वर्कर को 8 घंटे बाद 500 रुपये मिलने हैं तो उसे मिलेंगे ही 500 रुपये। इसमें ये कहीं पे भी मैटर नहीं कर रहा कि उसे 500 रुपये 10 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए मिल रहे हैं या 50 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इससे एफिशिएंसी और स्किल्स का कुछ लेना देना नहीं बचता। कीन मैनेजमेंट एंड स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज़ एसेंशियल। अब जहाँ पे आप मंथली बेस पर पैसे दे रहे हैं या डेली बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं आप नज़र तो रखेंगे कि कौन कितना काम कर रहा है, कि ऐसा नहीं हो कि एम्प्लॉय को इतना सफ़र करना पड़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये सब हो गए डिसएडवांटेज। हमने एडवांटेजेस के साथ साथ टाइम रेट सिस्टम के डिसएडवांटेजेस भी देखे। अब एप्लीकेशन कहाँ होता है? देखिए बेसिकली इसका एप्लीकेशन वहाँ पे होता है जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जहाँ पे एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है। सपोज़ कीजिए कुछ काम है पैटर्न मेकिंग का, एक फैब्रिक पे पैटर्न बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है कि पैटर्न रिवर्स नहीं होने चाहिए, या डाई बनाई जाती है जहाँ पे, ठीक है। अब वहाँ पर टाइम का रश नहीं होना चाहिए। अगर टाइम का रश होगा तो आपसे बहुत गलतियाँ होंगी, और कहीं ना कहीं ये मिस्टेक आपकी फिर बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। तो एप्लीकेशंस यहाँ पे हो गए डाई मेकिंग में, पैटर्न मेकिंग में, इन सब में हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशंस के बाद हम देखेंगे सेकंड सिस्टम है जो हमारा पीस रेट सिस्टम है। पीस रेट सिस्टम में क्या होता है? इन दिस सिस्टम पीस रेट सिस्टम, अब पीस रेट सिस्टम में क्या होता है? वेजेस बेस्ड है क्वांटिटी ऑफ वर्क पे। मीन्स यहाँ पर वर्क की क्वांटिटी के बेस पे ही आपको भुगतान किया जाएगा। तो अ फिक्स्ड रेट पर यूनिट प्रोड्यूस्ड और ऑपरेशन कंप्लीटेड इज पेड टू द वर्कर। यानी कि सपोज कीजिए 10 यूनिट अगर कंप्लीट हो रही है तो उसको उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, 5 यूनिट हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, इस तरीके से। एडवांटेजेस, अब एडवांटेजेस क्या है? दिस सिस्टम प्रोवाइड्स इंसेंटिव फॉर द वर्कर्स टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर अर्निंग्स। कहीं ना कहीं ये सिस्टम क्या करता है? अगर आपको आपके काम की क्वांटिटी के बेस पे भुगतान किया जा रहा है तो उसमें अगर सपोज़ कीजिए किसी ने 10 यूनिट प्रोड्यूस की, तो अगर एक यूनिट के 2 रुपये मिल रहे हैं तो 10 यूनिट के कितने मिल गए? 20, ठीक है। इसी तरीके से किसी ने 50 की तो उसे 100 मिल गए। तो आपकी हार्ड वर्क पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितना अर्न कर रहे हैं। तो जिसको जो जितना हार्ड वर्किंग होगा, जितना टाइम देगा अपने काम को, उसके अकॉर्डिंग उसे पेमेंट भी मिलेगा। नेक्स्ट है, इट हेल्प टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज द ओवरहेड चार्जेस लाइक रेंट, सैलरीज, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स। देन तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट को कम करता है। द नीड फॉर स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज़ रिड्यूस्ड। देखिए अब सुपरविजन की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सबको अपनी क्वांटिटी ऑफ वर्क के बेस पर भुगतान किया जा रहा है, यानी पैसा मिल रहा है। तो अगर वो अच्छा काम करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, कम करेंगे तो कम मिलेगा। तो इसमें किसी को सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सबका इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी हो गया अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। It leads to a greater efficiency on the part of management because the worker insists on faultless raw material and proper condition of machine. अब इसमें एफिशिएंसी बढ़ जाती है बहुत, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, जैसे कि मशीन्स ख़राब नहीं होनी चाहिए, टूल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर मशीन्स, टूल्स इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो वर्कर्स अपनी अच्छी एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे, ठीक है। अब इस सिस्टम की भी कुछ लिमिटेशंस है,
देखिए जो एक्टिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा अर्न करने का मौका मिलेगा, और जो स्लगिश वर्कर्स होंगे, लेज़ी होंगे, उनको कम भुगतान मिलेगा। ठीक है, अब इस सिस्टम की लिमिटेशन ये है कि दिस सिस्टम इज़ नॉट सूटेबल इन इंडस्ट्रीज इन विच इट इज़ नॉट पॉसिबल टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल वर्कर। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें आप नहीं देख सकते कि किसने कितना काम किया है, मतलब आप उनकी क्वांटिटी ऑफ वर्क को जज नहीं कर सकते। तो उस केस में जब आप क्वांटिटी ऑफ वर्क ही नहीं पता लगा पा रहे किसी वर्कर की कि उसने कितना काम किया है, तो वहाँ पे ये सिस्टम आप नहीं लगा सकते। It does not guarantee a fixed minimum wage to a worker and creates a sense of anxiety and uncertainty in his mind। देखिए कहीं ना कहीं अगर आप फिक्स्ड मिनिमम वेज नहीं दे रहे, यानी सपोज कीजिए आज कोई वर्कर बीमार हो गया, यानी उसने कोई भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं किया उसने, तो उसका अमाउंट कितना हो गया, 0। तो ये क्या करता है कि वर्कर्स के अंदर इनसिक्योरिटी डाल देता है। एक इनसिक्योरिटी की भी काम नहीं किया, पैसा नहीं मिला, तो फिर घर कैसे चलेगा। ठीक है, तो मिनिमम वेज नहीं देता ये सिस्टम। अ टेम्पटेशन टू अर्न हाई वेज थ्रू greater output may lead to excessive speed and strain on the worker. This may increase the number of accidents in the factory। कहीं ना कहीं कुछ जो वर्कर्स होते हैं उन्हें लगता है कि हम जितना काम करेंगे हमें उतना पैसा मिलेगा, तो वो क्या करते हैं, स्पीड में आ जाते हैं। स्पीड में आ जाते हैं तो गलतियां करने लग जाते हैं। गलतियां करने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री में छोटे मोटे एक्सीडेंट, मशीन टूट जाना, टूल का गिर जाना, किसी के लग जाना, ये सब होता है। तो ये जो हरी है, यानी ये जो जल्दबाजी है, ये कई बार नुकसान भी पहुंचा देती है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट द वर्कर्स में नेग्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड हैंडल द कॉस्टली टूल्स, मशीन्स एक्सेट्रा। कहीं ना कहीं वर्कर्स का जो आउटपुट है वो इंक्रीज करने के चक्कर में वर्कर्स क्या करते हैं, अपनी क्वालिटी के साथ कंपनसेट कर लेते हैं, यानी क्वालिटी पे ध्यान देना भूल जाते हैं। ठीक है, और मशीन्स, टूल सबको बहुत केयरलेसली हैंडल करते हैं। इसका रीज़न है उन्हें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, यानी कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। तो मशीन्स भी रफली यूज़ होगी, टूल्स भी रफली यूज़ होंगे, तो ये सिस्टम में थोड़ा सा लॉस है। इसका एप्लीकेशन कहाँ है इस वाले सिस्टम का, यानी पीस वर्क सिस्टम का एप्लीकेशन है वेयर द वर्कर्स इज गिवन अ रिपीटेटिव जॉब और प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ यूनिट फॉर विच अ डेफिनेट लेबर रेट कैन बी पेड। देखिए ये जो सिस्टम है, हर सिस्टम का एक एप्लीकेशन होता है कि हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज़ कीजिए कि कहीं पे पैकिंग हो रही है किसी भी प्रोडक्ट की, कुछ भी कह सकते हैं आप, बिस्किट्स की पैकिंग हो रही है, चॉकलेट की पैकिंग हो रही है, तो उसमें क्या है, सेम प्रोसीजर है कि आपको फोल्ड करना है और आगे पास ऑन करना है, और इसमें बहुत सारे वर्कर्स लगे हुए हैं, तो वो रिपीटेटिव जॉब है, यानी सेम जॉब वो करे जा रहे हैं अगेन एंड अगेन। तो उस केस में आप ये वाला सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं कि उन्होंने कितनी यूनिट्स को पैक करके निकाल दिया। ठीक है, पर जहाँ पे काम अलग हो जाता है कि पहले ये हो रहा है फिर ये हो रहा है, तो आप ये वाला सिस्टम अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट सिस्टम जो है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ पीस रेट एंड टाइम रेट सिस्टम। देखिए यानी कि हमने अभी दो सिस्टम पढ़े, एक टाइम रेट सिस्टम, एक पीस रेट। अब दोनों के कॉम्बिनेशन का भी एक सिस्टम बनता है जो कि काफ़ी जगह अप्लाई करते हैं। अब इस सिस्टम में क्या होता है, मिनिमम वीकली वेजेस आर फिक्स्ड फॉर ईच वर्कर्स। ठीक है, which shall be paid to him irrespective of this output during this week provided he has worked for the full working hours required in a week। देखिए अब इस सिस्टम में क्या होता है, जो कंबाइंड सिस्टम है उसमें इनकी मिनिमम वीकली वेज तो फिक्स होती है हर वर्कर की, यानी कि एक हफ्ते का भुगतान तो इनको दिया ही जाएगा। ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं करता कि उन्होंने कितना प्रोडक्शन किया है। मिनिमम एक हफ्ते का भुगतान यानी मिनिमम 1 वीक की सैलरी उनकी फ़िक्स है जो कि उन्हें मिलेगी।
और उसमें कंडीशन बस इतनी सी है कि कुछ मिनिमम घंटे काम होना चाहिए। जैसे सपोज़ कीजिए उन्होंने कहा कि हफ्ते में 10 घंटे का काम तो होना ही चाहिए, न्यूनतम वेज तभी मिलेगी, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है। द वेजेस फॉर द पीरियड ऑफ हिज एब्सेंस आर डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल अमाउंट ऑफ हिज वेज। तो और बाकी जो जिस पीरियड के लिए वर्कर एब्सेंट है वो उसके टोटल अमाउंट में से डिडक्ट कर दी जाएगी। क्लियर? तो आपको ये क्लियर हुआ कि क्या सिस्टम है। इसमें मिनिमम वेज फिक्स कर दी। जैसे 1 वीक के सपोज़ कीजिए 1000 रुपये हैं, सपोज़ कीजिए 1000 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है। 1000 रुपये क्यों मिलेंगे? बस उसमें एक कंडीशन है कि पूरे हफ्ते में 10 घंटे का काम होना चाहिए। अगर 10 घंटे का भी काम नहीं है तो आपको 1000 रुपये नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये ऑलमोस्ट फिक्स मानिए, क्योंकि 1 वीक में 10 आवर्स का वर्क कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बाकी वीक्स की जो सैलरी है, यानी महीने के अकॉर्डिंग जो सैलरी है वो आपको मिलेगी, उसमें से माइनस हो जाएंगे वो दिन जब आप फैक्ट्री या इंडस्ट्री में आपने काम नहीं किया, ठीक है। अ जॉब कार्ड ऑफ ईच वर्कर्स इज मेंटेन। कहीं ना कहीं वर्कर का जॉब कार्ड दिया जाता है हर इंडस्ट्री कंपनी में, जो कि ये शो करता है कि कितना काम आपने कर लिया है इस हफ्ते के अंदर। पीस वर्क रेट ऑफ ईच जॉब इज़ फिक्स्ड इन एडवांस। कुछ काम होता है कि भाई इतनी यूनिट्स तो आपको प्रोड्यूस करनी ही है, ठीक है। इफ़ द पीस रेट वेज अर्न बाय द वर्कर्स आर इन एक्सेस देन द टाइम वेज द बैलेंस इज पेड टू द वर्कर। और अगर सपोज़ कीजिए पीस रेट वेज जो वर्कर ने ली है वो ज़्यादा है टाइम वेज से, तो इनका जो बैलेंस होता है, यानी पीस सपोज़ 10 यूनिट्स 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए 100 रुपये मिले, माइनस आप कर देंगे क्या, टाइम वेज। टाइम वेज आप देख लीजिए कि आपको 1 घंटे के 50 रुपये मिले, उसको माइनस कर देंगे तो जो भी बैलेंस होगा वो वर्कर को मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ़ दे आर शॉर्ट ऑफ टाइम रेट द वर्कर शैल हैव टू मेक गुड ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक। तो ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ पीस रेट एंड टाइम रेट सिस्टम। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम थे जो कि हमने पढ़े, ये तीनों सिस्टम, टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रेट एंड पीस रेट सिस्टम। नेक्स्ट है इंसेंटिव सिस्टम। तो इंसेंटिव सिस्टम से पहले हम इंसेंटिव्स ही पढ़ेंगे। इंसेंटिव्स होते क्या हैं बेसिकली? इंसेंटिव इज एन इंड्यूसमेंट और रिवॉर्ड गिवन टू द वर्कर फॉर हिज एफिशिएंसी एंड हार्ड वर्क। इन दिस सिस्टम देखिए बेसिकली इंसेंटिव एक तरीके का प्राइज़ होता है, एक रिवॉर्ड होता है जो वर्कर को दिया जाता है उसकी एफिशिएंसी, उसके हार्ड वर्क के लिए। In this system, the worker gets a guaranteed minimum wage plus some extra payment or bonus for extra work done over and above the standard work. अब इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में क्या होता है बेसिकली कि वर्कर को क्या दिया जाता है, उसकी जो मिनिमम वेज है उसके अलावा, जैसे कि मंथ की उसे मिल रही है 5000 प्लस उसको दिए गए 1000 रुपये और। क्यों? क्योंकि उसने एक्स्ट्रा काम किया है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया है, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क के लिए, ठीक है। इंसेंटिव मोटिवेट्स एंड एनकरेज द वर्कर्स टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर। इंसेंटिव कहीं ना कहीं वर्कर्स को बहुत मोटिवेट करता है अच्छा काम करने के लिए। इंसेंटिव स्कीम को हम डिफाइन कर सकते हैं सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट अंडर विच द अर्निंग्स ऑफ एन एम्प्लॉय और अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ or all employees in an organization is directly related to the output of an acceptable quality and over and above a standard laid down by means of a predetermined formula। देखिए इंसेंटिव स्कीम में बेसिकली एम्प्लॉय के एक्स्ट्रा एफर्ट को काउंट किया जाता है, ठीक है। यानी कि उसने एक स्टैंडर्ड, सपोज कीजिए हर वर्कर पूरे मंथ में 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है, ये स्टैंडर्ड है, इतना वो करेगा ही करेगा। बट अगर किसी वर्कर ने 600 यूनिट जो कि स्टैंडर्ड को क्रॉस कर दिया है, इतना प्रोडक्शन किया है, तो उसको उसके बेस पर
अलग से भुगतान किया जाएगा, जिसे इंसेंटिव कहा जाता है, या आप कह सकते हैं रिवॉर्ड भी कहते हैं हम इसे, ठीक है। अब फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, यानी ये इंसेंटिव के टाइप्स हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन से होते हैं? जो आपको फाइनेंस में हेल्प करें, ठीक है, जैसे बोनस एंड प्रॉफिट शेयरिंग। इनमें इंसेंटिव में कभी भी वेज इंक्लूड नहीं होती। फाइनेंशियल इंसेंटिव इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मोटिवेटर्स इन इंडिया बिकॉज ऑफ लो वेजेस एट एवरी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं जिनका वर्कर की फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं होता, बट ये हेल्प करते हैं और मोटिवेट करते हैं वर्कर्स को, जैसे कि वर्कर्स के अच्छे काम की प्रेज़ करना, उनको किसी सर्विस की सिक्योरिटी दे देना, ग्रेचुटी अमाउंट देना, ट्रेनिंग देना कहीं पे अच्छी जगह, और एक हेल्दी वर्किंग कंडीशन देना, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी देना, हाउस अलाउंस देना, उनकी फैमिली, उनके चिल्ड्रंस को एजुकेशन अलाउंस देना, ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटी देना, प्रमोशन की चांस हाई कर देना कि इस बार इतना अच्छा काम किया, अब नेक्स्ट टाइम में आपका प्रमोशन ड्यू हो गया। हेल्पफुल और कोऑपरेटिव मैनेजमेंट का, हेल्पफुल रहना और कोऑपरेटिव रहना, क्योंकि इतना अच्छा काम किया गया है वर्कर के द्वारा। तो ये सब आ जाते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में। नेक्स्ट है सेमी फाइनेंशियल इंसेंटिव। देखिए सेमी फाइनेंशियल इंसेंटिव में इंक्लूड हो जाते हैं जैसे सब्सिडाइज्ड लंच। अगर आपने देखा हो कुछ फैक्ट्रीज इंडस्ट्री में क्या होता है, लंच के कूपन मिलते हैं कि ये कूपन कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं, 10 कूपन्स दे दिए, 20 कूपन्स दे दिए, और पर डे का लंच सपोज कीजिए 50 रुपीज़ का है, तो ये एक तरीके से रिवॉर्ड हो गया, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज़, पेंशन, अदर बेनिफिट्स, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं सेमी फाइनेंशियल इंसेंटिव में। अब द इंसेंटिव मे बी पेड एट फ्लैट रेट फॉर ऑल लेवल ऑफ आउटपुट और एट वेरिंग रेट। देखिए इंसेंटिव भी अलग अलग तरीके से पे किए जाते हैं। हो सकता है कि सबके लिए सेम रेट रख दें, और कई बार जूनियर से लेके सीनियर लेवल तक इंसेंटिव की रेट अलग अलग होती है ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। हमेशा इंसेंटिव जो होगा, जो कि एक रिवॉर्ड है, वो आउटपुट पे ही बेस्ड होगा, यानी आप कितनी प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं उस पे ही डिपेंड करेगा। अब इंसेंटिव स्कीम भी दो तरह की होती हैं, इंडिविजुअल इंसेंटिव स्कीम और ग्रुप इंसेंटिव स्कीम। देखिए इंडिविजुअल इंसेंटिव स्कीम में क्या होता है, ईच इंडिविजुअल इज पेड इंसेंटिव ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ एग्रीगेट आउटपुट ऑफ हिज डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इंडिविजुअल इंसेंटिव स्कीम में बेसिकली हर एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा और उसके बेसिस पे उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि उसकी टीम ने क्या आउटपुट दिया, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल एक अकेले बंदे की परफॉर्मेंस की बात हो रही है, ठीक है। ग्रुप इंसेंटिव स्कीम में इसका अपोजिट हो जाता है। ग्रुप इंसेंटिव स्कीम में टीम वर्क के अकॉर्डिंग इंसेंटिव, जैसे एक टीम को रिवॉर्ड मिलता है, सपोज़ कीजिए अगर आपने कहीं सुना हो सेल्स वगैरह में ज़्यादातर टीम्स होती है, 8 लोग की टीम है, 10 लोगों की टीम है, तो हर टीम को टारगेट दिया जाता है कि आपको 10 लाख का इंश्योरेंस करना है, किसी टीम के पास टारगेट होता है 15 लाख का इंश्योरेंस करना है। अगर वो टीम इस टारगेट को एकम्प्लिश कर लेती है कि उन्होंने 10 लाख का इंश्योरेंस कर लिया विद इन अ मंथ या विद इन फ्यू वीक्स और डेज, जो भी उन्हें टाइम लिमिट दी जाती है, तो वो टीम का रिवॉर्ड हो गया। टीम को फर्स्ट नंबर पे अनाउंस कर दिया जाएगा और उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये हो गया ग्रुप इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ स्कीम जो हम बात करना चाह रहे थे, ठीक है। अब लास्ट है, हम बोनस और इंसेंटिव में डिफरेंस देखना चाह रहे थे कि बोनस और इंसेंटिव में क्या डिफरेंस है। तो देखिए बोनस और इंसेंटिव में क्या डिफरेंस होता है। दीज आर ऑफर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टास्क, दीज आर ऑफर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टास्क एंड प्री डिटर्मिन्ड। देखिए बोनस तो जनरली आपका एक टास्क कंप्लीट होना, आपका कोई टारगेट दिया है उसे कंप्लीट होने के बाद दिया जाता है, बट जो इंसेंटिव होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। जैसे कि 500 के बाद जो भी प्रोडक्शन करेंगे
500 टू 3 या 600 यूनिट्स हम उनको एक्स्ट्रा भुगतान या एक्स्ट्रा वेज देंगे, ठीक है। दीज आर बैकवर्ड लुकिंग इन नेचर, दीज आर फॉरवर्ड लुकिंग इन नेचर। बोनस फिक्स होता है, जैसे दिवाली बोनस या ईयरली बोनस, ये फिक्स होता है, ठीक है। ये पहले से आपको पता होता है कि ये हमें आगे ये हमें मिलेगा। और इंसेंटिव क्या होता है, आपको फ्यूचर देखने पे इंसिस्ट करता है कि आप फ्यूचर में अच्छा काम करेंगे तो आपको ये पैसा मिलेगा। तो ये हो गया फॉरवर्ड लुकिंग इंसेंटिव, और बोनस हो गया बैकवर्ड लुकिंग, क्योंकि इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। इट इज़ ऑफर्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू शेयर कंपनी प्रॉफिट विद द एम्प्लॉय। बेसिकली ये कंपनी के प्रॉफिट को शेयर किया जाता है एम्प्लॉय के साथ। जैसे कंपनी को 20% का प्रॉफिट हुआ, तो ये पहले से डिसाइड हो जाएगा कि इतना इतना बोनस इस पर मिलेगा वर्कर्स को। जबकि इंसेंटिव एनहांस करता है कंपनी की, इट ऑफर टू एनहांस कंपनी लॉयल्टी, यानी कंपनी आगे किस तरीके का, फ्यूचर में किस तरीके का प्रॉफिट कमाती है उस पर डिपेंड करता है। बोनस इज जनरली इन कैश इन फॉर्म एंड इज कैलकुलेटेड यूजिंग पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। बोनस कैश फॉर्म में होता है, जबकि इंसेंटिव मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी टर्म्स में हो सकता है, मतलब आइदर इन कैश और इन टर्म्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, HRA, इन बेसिस पे भी हो सकता है। अ बोनस इज़ नॉट एन इंसेंटिव। ऑब्वियसली जब हम दोनों का डिफरेंस पढ़ रहे हैं तो आपकी समझ आई कि बोनस कभी भी इंसेंटिव नहीं होता, बिकॉज ये प्री फिक्स्ड होता है, ये कंपनी के जो पहले प्रॉफिट है उस पर डिपेंड करता है, ये कैश फॉर्म में होता है। पर इंसेंटिव कैन बी बोनस, इंसेंटिव को आप एक बोनस की तरह काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे आज का टॉपिक कवर होते हैं। ओके, थैंक यू।